जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भौकाल सीरीज के दूसरे क्लास की। जी हां दोस्तों, हम लोग ग्रुप डी शिफ्ट वाइज साइंस क्वेश्चन सॉल्यूशन देख रहे हैं और उस कड़ी में हम लोगों ने कल के सेशन में 17/9/2018 को जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसके फर्स्ट शिफ्ट में जो भी साइंस क्वेश्चन पूछे गए थे उसको सॉल्व करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग 17/9/2018 के सेकेंड शिफ्ट में जो भी साइंस क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर के ले सकते हैं। और हाँ, कल मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन के रूप में क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 23 दोनों का आंसर नहीं बताया था, तो आप सभी अपना आंसर मैच कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बी होगा जिसमें आपका 180 किलोमीटर है, और साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए होगा जिसमें आपका ऑप्शन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। बहुत सारे बच्चों ने आंसर करा था, कुछ बच्चों का आंसर गलत था और कुछ बच्चों का आंसर सही भी था, तो आप सभी अपना आंसर मैच कर लेंगे। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि मछलियों के हृदय में डैश कक्ष होते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है 3, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है 4। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, यानी कि कितने चैम्बर होते हैं। आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जब भी बात की जाएगी मछली की तो मछली के हृदय में 2 चैम्बर होते हैं। मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? आप सभी ध्यान में रखेंगे 2 चैम्बर होते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? कक्ष कहते हैं। आप में से बहुत सारे मित्रों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी 2 चैम्बर में क्या क्या होता है, तो ध्यान में रखिएगा कि जो मछली में 2 चैम्बर होता है उसमें होता है आलिंद और निलय, यानी कि मछली के हार्ट में एक आलिंद होता है और साथ ही साथ एक निलय होता है। ध्यान में रखिएगा कि आलिंद को हम लोग इंग्लिश में ऑरिकल्स कहते हैं और निलय को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेंट्रिकल्स कहते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, आप सभी क्या कहेंगे? 2 कक्ष होते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मानव के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मानव के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, यानी कि कितने कक्ष होते हैं, तो आप सभी क्या कहेंगे? मानव के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, यानी कि 4 कक्ष होते हैं। ध्यान में रखिएगा कि 4 चैम्बर में क्या क्या होता है, तो 2 आलिंद होता है, यानी कि 2 ऑरिकल्स होता है, और क्या होता है? 2 निलय होता है, यानी कि 2 वेंट्रिकल्स होता है। साथ ही ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो रेंगने वाला जंतु होता है उसको क्या बोला जाता है? सरीसृप बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? रेप्टिलिया बोला जाता है। और जितने भी सरीसृप वर्ग के जंतु होते हैं इन सभी में जो हार्ट होता है उसमें 3 चैम्बर पाए जाते हैं। हमेशा क्या ध्यान में रखेंगे कि सरीसृप वर्ग के जो जंतु होते हैं उसके हार्ट में 3 चैम्बर पाया जाता है। आप कहेंगे 3 चैम्बर में क्या क्या रहता है, तो ध्यान में रखिएगा कि सरीसृप वर्ग के जो जंतु होते हैं इसके हार्ट में 2 आलिंद होता है और एक निलय होता है। 2 आलिंद होता है और एक क्या होता है? निलय होता है। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि जो आपका मगरमच्छ है वो भी आपका किस वर्ग के अंतर्गत आ जाता है, तो गुरुजी सरीसृप के अंतर्गत ही आ जाता है। लेकिन मगरमच्छ आपका क्या है? अपवाद है। यहाँ पे क्यों अपवाद है? तो आप सभी यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सरीसृप के हृदय में 3 चैम्बर होते हैं, 2 आलिंद और एक निलय, लेकिन मगरमच्छ के हृदय में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। तो आप सभी ये भी ध्यान में रखेंगे कि मगरमच्छ जो है वो अपवाद है। क्यों? क्योंकि मगरमच्छ के हार्ट में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। तो आप ये चीज़ भी हमेशा ध्यान में रखेंगे, क्या कि जो मछली होते हैं उसके हृदय में 2 कक्ष पाए जाते हैं, एक आलिंद और एक निलय। मानव के हृदय में 4 चैम्बर पाए जाते हैं, 2 आलिंद 2 निलय। सरीसृप वर्ग के जो जंतु होते हैं उसके हृदय में 3 चैम्बर पाए जाते हैं जिसमें 2 आलिंद और एक निलय होता है। लेकिन जो मगरमच्छ है आपका वो सरीसृप वर्ग का ही जंतु है, लेकिन ये अपवाद है। क्यों? क्योंकि इसके हार्ट में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। इसके हार्ट में क्या पाए जाते हैं? 4 चैम्बर पाए जाते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि किसी तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि इसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? ऑप्शन दिया हुआ है 189, दूसरा ऑप्शन है 298, तीसरा ऑप्शन है 109, चौथा ऑप्शन है 487। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि किसी तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है। ध्यान में रखिएगा, द्रव्यमान संख्या को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो सर ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपके क्वेश्चन में ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 298 दिया हुआ है। साथ ही फिर क्या कहा जा रहा है? फिर कहा जा रहा है कि यदि इसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? फिर कहा जा रहा है कि अगर इस समस्थानिक के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या 189 है तो ये जो आपका समस्थानिक है इसकी परमाणु संख्या क्या होगी, ये चीज़ आपको बताना है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि परमाणु संख्या को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आप कहेंगे सर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी किसी भी तत्व का जो परमाणु संख्या होता है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, यानी कि हम लोग जेड इक्वल टू क्या लिखते हैं? पी लिखते हैं। आप सभी कहेंगे कि सर यहाँ पे परमाणु संख्या कैसे निकलेगा? भाई मेरे, जब आप ये कह रहे हो कि गुरुजी परमाणु संख्या जो है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, तो जाहिर सी बात है कि अगर इस क्वेश्चन में हम लोग प्रोटॉन की संख्या निकाल लें तो समस्थानिक का परमाणु संख्या क्या होगा ये हमको पता चल जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर। मेरे मित्र, आप सबों को मालूम होना चाहिए कि किसी भी तत्व का जो द्रव्यमान संख्या होता है वो उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्या के योग के बराबर होता है। ध्यान में रखेंगे हमेशा कि किसी भी तत्व का जो द्रव्यमान संख्या होता है वो उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? तो द्रव्यमान संख्या दे दिया गया है, न्यूट्रॉन संख्या दे दिया गया है, और आपसे क्या पूछा जा रहा है? प्रोटॉन की संख्या पूछा जा रहा है। आप कहेंगे सर अब तो आसानी से बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ए के जगह हम लोग क्या रखेंगे? 298 रखेंगे, और पी तो हमको निकालना ही है, और साथ ही साथ न्यूट्रॉन की जगह हम लोग क्या रखेंगे? तो 189 रखेंगे। मेरे मित्र, P इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 298 माइनस 189 हो जाएगा। जब आप इसको घटाएंगे तो क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि सर ये हो जाएगा 109, यानी कि प्रोटॉन की संख्या आपका कितना आ गया? 109 आ गया। आपने अभी जस्ट क्या देखा है कि परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है और प्रोटॉन संख्या 109 आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी परमाणु संख्या जो होगा वो भी कितना होगा? 109 ही होगा। तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि एथेन की विद्युत डॉट और क्रॉस संरचना कौन सी है? नीचे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है जिसमें एथेन का संरचना सूत्र दर्शाया गया है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि इन चारों में से एथेन का संरचना सूत्र क्या होगा? आप कहेंगे सर ये बताओ एथेन है क्या? तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका इथेन है ये हाइड्रोकार्बन है। क्या है आपका? हाइड्रोकार्बन है। बहुत सारे मित्र सोच रहे होंगे कि गुरुजी जब ये हाइड्रोकार्बन है तो ये बताओ कि ये किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है या फिर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे एथेन लिखा हुआ है। क्या लगा हुआ है सर? तो सर एन लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एथेन है वो आपका एल्केन ग्रुप का कंपाउंड है, और जो एल्केन ग्रुप के कंपाउंड होते हैं वे क्या होते हैं? आप सभी कहेंगे कि सर ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्या होते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिस एथेन की चर्चा आपके क्वेश्चन में की जा रही है वो क्या है? तो एक प्रकार का संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और किस ग्रुप का कंपाउंड है? आप कहेंगे एल्केन ग्रुप का कंपाउंड। ध्यान में रखिएगा कि जो आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है? तो गुरुजी सिंगल बॉन्ड होता है, यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंधन होता है। आप कहेंगे सर ये बताओ कि एल्केन ग्रुप के जो कंपाउंड होते हैं उसका सामान्य सूत्र क्या होता है? तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। आप कहेंगे कि गुरुजी जब एल्केन ग्रुप के कंपाउंड का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है तो ये बताओ कि एथेन का फॉर्मूला क्या होता है? तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि एथेन का फॉर्मूला C2H6 होता है।
एथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6 होता है। और आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है, क्वेश्चन करा जा रहा है कि C2H6 का जो संरचना सूत्र होगा वो क्या होगा। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग सरल रूप में बात करें तो हम लोग कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड कुछ इस तरह से लिखते हैं और फिर इसके साथ हाइड्रोजन को अटैच कर देते हैं। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी यही क्या हो जाता है, इथेन का संरचना सूत्र हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि क्रॉस और डॉट स्ट्रक्चर के अनुसार जो आपका इथेन है इसका संरचना सूत्र क्या होगा। आप कहेंगे ये कैसे बनेगा, भाई मेरे आसानी से बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 2 कार्बन को लिख लेते हैं। आप सबों को मालूम होना चाहिए कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है। आप कहते हैं गुरुजी 4 होती है। तो लीजिए कार्बन के वैलेंसी को हम लोग क्रॉस स्ट्रक्चर से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। इस कार्बन का भी जो वैलेंसी होगा उसको हमने क्या करा, तो सर क्रॉस स्ट्रक्चर के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। अब हाइड्रोजन को अगर हमको ऐड करना है उसको सर हम लोग यहाँ पे डॉट स्ट्रक्चर से शो कर रहे हैं। ध्यान देंगे, यहाँ भी आपका डॉट हाइड्रोजन, यहाँ भी होगा सर, और यहाँ भी होगा, और यहाँ भी होगा। आप क्या देख रहे हैं कि 2 कार्बन आपका और बाकी के 6 हाइड्रोजन क्रॉस और डॉट संरचना में कुछ इस तरह से सजे हुए हैं। अब क्या करेंगे, इन सबों को हम लोग राउंड कर लेंगे, घेरा लगा लेंगे, और हमारा क्या हो जाएगा, तो C2H6 का क्रॉस और डॉट स्ट्रक्चर के रूप में संरचना सूत्र हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, घेरा कैसे लगाएंगे, तो हम लोग कहेंगे कि सर ये यहाँ से आएगा और ये यहाँ चला जाएगा। ध्यान देंगे, फिर इस कार्बन के साथ भी क्या होगा, तो सर सेम चीज़ होगा, ये यहाँ से शुरू होगा और इस तरह से आएगा और ये इस तरह से हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका कार्बन का दोनों वैलेंसी है तो इसमें क्या होगा, तो सर दोनों का हिस्सेदारी होगा, इसलिए क्या हुआ सर, तो दोनों एक ही राउंड में आ गया, यानी कि एक ही गोला में आ गया। ध्यान देंगे फिर से, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, तो जो आपका हाइड्रोजन का क्रॉस और डॉट स्ट्रक्चर है इसको भी हम लोग कुछ इस तरह से कर ले रहे हैं। यहाँ भी हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ इस तरह से कर ले रहे हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। अब ये आपका क्या हो गया, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अब जो है ये C2H6 का क्रॉस और डॉट स्ट्रक्चर के अनुसार संरचना सूत्र हो गया। तो कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले और ऐसे क्रॉस और डॉट स्ट्रक्चर की बात की जाए तो आप क्या करेंगे, उसके वैलेंसी को कुछ इस तरह से सजा लेंगे और फिर जो आपका हाइड्रोजन होगा उसके वैलेंसी को डॉट स्ट्रक्चर में सजा लेंगे और फिर क्या करेंगे, तो सर गोला लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब आप बताइए कि आपका जो ये फिगर है वो आपके ऑप्शन में किस ऑप्शन से मैच कर रहा है। आप कहेंगे सर ऑप्शन डी से मैच कर रहा है। आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आप सभी कहिएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है। ऑप्शन दिया हुआ है पानी, दूसरा ऑप्शन है कांच, तीसरा ऑप्शन है मिट्टी, चौथा ऑप्शन है प्लास्टिक। क्या होगा इसका आंसर। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी लेंस बनाने के लिए पारदर्शी पदार्थों का उपयोग किया जाता है, यानी कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल का उपयोग किया जाता है, जबकि हमारे ऑप्शन में जो मिट्टी दिया हुआ है वो पारदर्शी पदार्थ नहीं होता है। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि लेंस बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है, तो आप सभी याद रखना कि लेंस बनाने में फ्लिंट ग्लास का उपयोग किया जाता है, यानी कि फ्लिंट कांच का उपयोग किया जाता है। साथ ही ध्यान में रखेंगे, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि प्रिज्म बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का उपयोग किया जाता है, तो भी आप क्या कहेंगे कि गुरुजी फ्लिंट कांच का ही उपयोग किया जाता है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट बात है कि लेंस बनाने में और प्रिज्म बनाने में, दोनों को ही बनाने में किस प्रकार के कांच का उपयोग किया जाता है, आप कहेंगे फ्लिंट कांच का उपयोग किया जाता है। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कांच सबसे पहले किस देश में निर्मित किया गया था, कांच सबसे पहले किस देश में निर्मित किया गया था, किस देश में निर्मित किया गया था, यानी कि बनाया गया था, तो आप सभी याद रखेंगे इजिप्ट में। इजिप्ट में सबसे पहले कांच को मैन्युफैक्चर किया गया था, यानी कि निर्मित किया गया था। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर फॉइल बनाने में आसानी होती है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है आधात वर्धनीयता, दूसरा ऑप्शन है प्रतिध्वनात्मकता, तीसरा ऑप्शन है चालकता और चौथा ऑप्शन है तन्यता।
आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर फॉइल बनाने में आसानी होती है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं, आप सभी कहते हैं कि गुरुजी कोई भी जो मेटल होता है इसके दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होते हैं, और वो दोनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी जितने भी मेटल होते हैं दैट्स ऑल आर मेलिएबल, ये सब के सब क्या होते हैं, मेलिएबल होते हैं, और साथ ही क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। ध्यान में रखेंगे कि मेलिएबल को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, इसी को हम लोग हिंदी में आधात वर्धन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं, आधात वर्धन्यता कहते हैं। और साथ ही साथ डक्टाइल को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, इसको हम लोग डक्टिलिटी भी बोलते हैं। आप कहेंगे ये होता क्या है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब आप किसी भी धातु को पीटते हैं तो वो पतला पत्थर में यानी कि थीन शीट में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है, और धातुओं के इसी गुण को क्या बोला जाता है, आधात वर्धन्यता बोला जाता है। और हर एक धातु में क्या होता है, आधात वर्धन्यता की गुण होती है, प्रॉपर्टीज होती है, जिसके चलते आप उसको पीट करके पतला शीट में बदल सकते हो, यानी कि पतला चादर में बदल सकते हो, या फिर थीन फॉइल में बदल सकते हो। और साथ ही जो धातुओं का गुण डक्टिलिटी होता है या डक्टाइल होता है, इसका मतलब ये होता है कि धातुओं को खींचकर पतला तार में बदला जा सकता है। आप सभी क्या याद रखेंगे कि धातुओं का वह गुण जिसमें धातु को पीट कर पतला चादर बनाया जा सकता है क्या कहलाता है, आधात वर्धन्यता कहलाता है। और धातुओं का वह गुण जिसमें धातुओं को खींचकर लंबा तार में बदला जा सकता है क्या कहलाता है, तन्यता कहलाता है। अब आइए आप अपने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या करा जा रहा है, क्वेश्चन करा जा रहा है कि धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर फॉइल बनाने में आसानी होती है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी आधात वर्धन्यता के चलते धातुओं का फॉइल बनाने में, पत्थर बनाने में क्या होती है, आसानी होती है। तो आप बताइए कि सही आंसर क्या होगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा आधात वर्धनीय और सबसे ज़्यादा डक्टाइल एलिमेंट आपका कौन सा है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे जब भी आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सर्वाधिक आधात वर्धनीय और तन्य धातु कौन सी होती है, तो दोनों में आप किसका नाम लेंगे, पहले सोना का नाम लेंगे और फिर किसका नाम लेंगे, फिर चांदी का नाम लेंगे। तो जब भी आपसे क्वेश्चन करा जाए कि सर्वाधिक आधात वर्धनीय धातु कौन सी होती है, आप कहेंगे सोना। सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी होती है, आप फिर से कहेंगे सोना। ध्यान में रखिएगा कि आधात वर्धनता और तन्यता की सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज किस में होती है, तो सोना और चांदी में होती है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में तो प्रतिध्वन्यात्मकता भी दिया हुआ है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जब आप धातु को पीटते हैं तो उससे क्या निकलता है, आवाज़ निकलता है, और धातु के इसी प्रॉपर्टीज़ को क्या कहा जाता है, स्नोरसनेस कहा जाता है, या फिर हिंदी में आप क्या कह सकते हैं, प्रतिध्वन्यात्मकता कह सकते हैं। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में चालकता भी है, इसमें कहीं से भी आपको कोई शक नहीं होना चाहिए कि जितने भी मेटल होते हैं ये सब के सब क्या होते हैं, तो आप सभी कहेंगे कि सर ये सब के सब कंडक्टर होते हैं, यानी कि जितने भी धातुएं हैं वे सब के सब क्या होते हैं, तो सर चालक होते हैं, यानी कि इससे विद्युत और ऊष्मा दोनों ही आसानी से प्रवाहित हो सकती है। और साथ ही ध्यान में रखिएगा कि मेटल जो है वो सामान्यतः आपको ठोस अवस्था में देखने को मिलता है, यानी कि मोस्ट ऑफ द मेटल ऐसे होंगे जो आपको ठोस अवस्था में देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना होगा कि कुछ धातुएं ऐसी होती है जो सॉफ्ट होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा मुलायम होता है, जिसको चाकू से भी काटा जा सकता है। और नो डाउट आप सबों को मालूम होगा कि धातुएं जिसे चाकू से काटा जा सकता है वो आपका कौन सा होता है, तो आप कहते हैं सर सोडियम और पोटेशियम होता है। और साथ ही आप सभी ये भी ध्यान में रखेंगे कि आपका एकमात्र ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, वो क्या है, पारा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मरकरी कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है, उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा डैश थी। ऑप्शन दिया हुआ है 50 वाट, दूसरा ऑप्शन है 25 वाट, तीसरा ऑप्शन है 1000 वाट, और चौथा ऑप्शन है 500 वाट। बताइए नहीं बनेगा। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि कोई व्यक्ति है जो 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है, तो आपसे ये क्वेश्चन करा जा रहा है उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा डैश होगी। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे बात तो ऊर्जा की जा रही है, लेकिन यहाँ पे हमको क्या निकालना होगा, शक्ति निकालना होगा। क्यों? क्योंकि हमारे ऑप्शन में जो यूनिट दिया हुआ है वो किसका है, तो सर पावर का है। और आप सबों को मालूम है कि जब हम लोग पावर की बात करते हैं तो क्या कहते हैं, हम सभी कहते हैं कि गुरुजी कार्य करने की दर क्या कहलाती है, तो शक्ति कहलाती है, यानी कि कार्य बटा समय क्या होता है, तो सर पावर होता है। आपके क्वेश्चन में कार्य कितना हो रहा है, तो सर व्यक्ति के द्वारा 1000 जूल कार्य किया जा रहा है,
और कितना सेकेंड में सर, तो 2 सेकेंड में कार्य किया जा रहा है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 500 जूल पर सेकेंड। ध्यान में रखिएगा, जूल पर सेकेंड को हम लोग क्या कहते हैं, तो सर वाट कहते हैं। यानी कि व्यक्ति के द्वारा जो खर्च की गई ऊर्जा होगी वो कितनी होगी सर, 500 वाट होगी। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र, आप सभी यहाँ पे शक्ति और ऊर्जा में कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ऑप्शन वाट में दिया हुआ है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या निकाला, तो सर पावर निकाला, यानी कि शक्ति निकाला। और ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग ऊर्जा की बात करते हैं तो क्या कहते हैं, तो गुरुजी कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। यानी कि कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, बट पावर क्या होता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ये दोनों डिफरेंसेस आप ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुनें। आपके ऑप्शन में 4 धातु का विद्युत प्रतिरोधकता का क्रम दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि ये चारों क्रम में से कौन सा सही क्रम है। ध्यान दीजिएगा कि किस किस धातु की बात की जा रही है आपके क्वेश्चन में, Ag की बात की जा रही है, और क्या है, तो गुरुजी वॉल्फ्रम है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टंगस्टन, और फिर है आपका निकेल, और फिर है आपका Hg। और आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि इन सभी धातु का जो विद्युत प्रतिरोधकता होगा उसका सही क्रम क्या होगा। आप कहेंगे कि गुरुजी पहले ये बताओ कि ये प्रतिरोधकता क्या होता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि प्रतिरोधकता को हम लोग इंग्लिश में रेसिस्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी कहते हैं। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो किसी भी चालक पदार्थ की या किसी भी धातु की प्रतिरोधकता होती है वो इस बात को बताती है कि उस धातु के द्वारा जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो वो धातु उस विद्युत धारा के प्रवाह का कितना तेजी से विरोध करेगा। ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग रेसिस्टेंस की बात करते हैं यानी कि प्रतिरोध की बात करते हैं तो क्या कहते हैं, आप सभी कहते हैं कि गुरुजी किसी भी चालक पदार्थ का वह गुण जो अपने में से प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करता है, प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस कहलाता है। लेकिन प्रतिरोधकता क्या कहता है, तो प्रतिरोधकता कहता है कि ये किसी भी चालक पदार्थ का वह गुण होता है जो ये बताता है कि उस चालक पदार्थ से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है तो वो कितना तेजी से उस विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध कर रहा है। ये क्या है, एक प्रॉपर्टीज है जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता ही करता है, लेकिन ये क्या है, तो कितना तेजी से उस चालक पदार्थ के द्वारा विद्युत धारा का विरोध किया जा रहा है, इस चीज को बताता है। ध्यान में रखेंगे कि प्रतिरोधकता को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, RA/L होता है। ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे R क्या है, प्रतिरोध है, A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, और L क्या है, लंबाई है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि प्रतिरोधकता का यूनिट क्या होता है, तो आप सभी याद रखेंगे ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर होता है। ध्यान दीजिएगा कि जो प्रतिरोधकता होता है किसी भी चालक पदार्थ का वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो उस चालक पदार्थ के प्रकृति पर डिपेंड करता है और ताप पे डिपेंड करता है। तो आप इस चीज़ को ना हो तो पॉइंट आउट कर लेंगे कहीं पे कि किसी भी चालक पदार्थ का जो प्रतिरोधकता होता है, रेसिस्टिविटी होता है, ये किस पे डिपेंड करता है, तो चालक पदार्थ के प्रकृति पर डिपेंड करता है या चालक के प्रकृति पर डिपेंड करता है एवं ताप पर निर्भर करता है। अब आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि ये जो आपका 4 धातु है इन सभी का विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम क्या होगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे एक और चीज़ यहाँ पे कि किसी भी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोधकता जितना कम होगा वो उतना ही अच्छा चालक माना जाएगा। जैसे हम लोग चांदी की बात करते हैं तो आप क्या कहते हैं कि गुरुजी इसका जो प्रतिरोधकता होता है वो बहुत ही कम होता है, इसीलिए चांदी आपका क्या कहलाता है, सर्वोत्तम चालक कहलाता है। आप कहेंगे कि सर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, कुछ धातुओं के विद्युत प्रतिरोधकता को याद रखना होगा। ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग सिल्वर के विद्युत प्रतिरोधकता की बात करते हैं तो क्या कहते हैं, इसका विद्युत प्रतिरोधकता होता है 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। और ध्यान में रखेंगे कि जो आपका वॉल्फ्रम है यानी कि जो आपका टंगस्टन है इसका विद्युत प्रतिरोधकता कितना होता है, इसका विद्युत प्रतिरोधकता होता है आपका 5.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। और ध्यान दीजिएगा कि जो आपका निकेल होता है इसका विद्युत प्रतिरोधकता कितना होता है, तो 6.99 × 10⁻⁸ ओम मीटर। और जो आपका Hg है यानी कि जो पारा है इसका विद्युत प्रतिरोधकता कितना होता है, तो 98 × 10⁻⁸ ओम मीटर।
आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है? क्वेश्चन करा जा रहा है कि ये जो आपका चारों धातु है इसके विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम क्या होगा। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे डाटा देखने से तो हमको ये लग रहा है कि सबसे ज़्यादा विद्युत प्रतिरोधकता किसका है? Hg का, और सबसे कम किसका है? तो सर सिल्वर का। तो हम लोग क्या करते हैं, तो पहले जिसका ज़्यादा है उसको लिख लेते हैं। Hg का क्या है सर? ज़्यादा है। साथ ही Hg से कम किसका है? आप कहेंगे कि गुरुजी निकेल का है। तो लीजिए हम लोग यहाँ पे निकेल लिख लेते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये साइन इंडिकेट कर देते हैं। और साथ ही निकेल से कम किसका है? आप कहेंगे सर वॉल्फ्रम का है, यानी कि टंगस्टन का है। यहाँ पे हम लोग ये साइन लगा दे रहे हैं। और फिर सर आपका जो वॉल्फ्रम है इससे भी कम किसका है? आप कहेंगे सर सिल्वर का है। तो लीजिए हम यहाँ पे Ag लगा देते हैं। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो आपका चार धातु है इसके विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम क्या होगा, तो आप कहेंगे सबसे ज़्यादा पारा का होगा, उससे कम निकेल का, उससे कम वॉल्फ्रम का, और सबसे कम किसका होगा? Ag का होगा, यानी कि सिल्वर का होगा। और मेरे मित्र सिल्वर को क्या बोला जाता है? तो सर इसको सर्वोत्तम चालक बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो प्रतिरोधकता होती है वो अन्य धातुओं से क्या होती है? बहुत ही कम होती है। आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे कि गुरुजी ये जो क्रम है ये ऑप्शन नंबर डी में दिखाई पड़ रहा है, इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणु में डैश कक्षाएं होती हैं। ऑप्शन दिया हुआ है 3, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 5। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जो जर्मेनियम है और साथ ही जो आर्सेनिक है, सेलेनियम है और जो ब्रोमीन है, इन सभी के परमाणु में कितने कक्षाएं पाई जाती है, यानी कि इन सभी के एटम में टोटल नंबर ऑफ सेल कितना होगा। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि जर्मेनियम का परमाणु संख्या 32 होता है, आर्सेनिक का परमाणु संख्या 33 होता है, सेलेनियम का परमाणु संख्या 34 होता है और ब्रोमीन का परमाणु संख्या 35 होता है। और ये सभी तत्व आवर्त सारणी में आपको किस आवर्त में देखने को मिल जाएगा? तो गुरुजी चौथे आवर्त में देखने को मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने पीरियोडिक टेबल के MCQ सॉल्यूशन में आपको ये चीज़ बताया है कि किसी भी तत्व के परमाणु में जितनी कक्षा होती है वो उतने ही आवर्त में पाया जाता है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि गुरुजी कोई भी तत्व आवर्त सारणी के जितने आवर्त में पाया जाता है उसमें उतना ही कक्षाएं होती है। अगर आपका ये चारों तत्व आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में पाया जाता है तो ये चीज़ आपका पहले से ही क्लियर हो गया है कि इन सभी तत्वों के परमाणु में जो टोटल कक्षा की संख्या होगी वो कितनी होगी? तो सर 4 होगी। आप कहेंगे सर हम कैसे मानेंगे? तो भाई मेरे यहाँ पे आप कह रहे हो कि जर्मेनियम का परमाणु संख्या 32 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं कि गुरुजी किसी भी परमाणु का जितना परमाणु संख्या होता है उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जर्मेनियम में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 32। और आप सबों को मालूम है कि परमाणु के किसी एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है? आप कहते हैं कि गुरुजी 2n² हो सकती है। तो अगर आप 32 इलेक्ट्रॉन को जर्मेनियम के लिए कक्षा में अरेंज करेंगे तो क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथा में कितना जाएगा? सर 4 जाएगा। 8 2 10, 18 28 और 4 कितना हो गया? 32। इसी तरह से आप बाकी का भी कर सकते हैं। आप क्या कहेंगे कि सर तब तो ये हमारा आंसर आ गया है क्या कि जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन इन सभी में टोटल जो कक्षा की संख्या होगी वो कितनी होगी? 4 होगी। और आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि किसी परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है जिनॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि किसी भी परमाणु का इन चारों में से कौन सा उप परमाणु कण नहीं है। मेरे मित्र आप कहेंगे ये उप परमाणु कण क्या होता है? भाई मेरे आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कोई भी जो आपका एटम होता है वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ध्यान में रखिएगा कि कोई भी जो आपका परमाणु होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है। और ये जो आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है ये परमाणु का क्या कहलाता है? फंडामेंटल पार्टिकल्स कहलाता है। क्या कहलाता है? फंडामेंटल पार्टिकल्स कहलाता है। और साथ ही इसी को क्या बोला जाता है? तो सर इसी को परमाणु का सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोला जाता है।
ध्यान में रखेंगे कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स को ही क्या बोला जाता है, तो इसी को उप परमाणु कण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उप परमाणु कण बोला जाता है। तो जहां भी आपसे ये क्वेश्चन करा जाए कि किसी भी परमाणु का मौलिक कण है, आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसी भी परमाणु का उप परमाणु कण है, आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है। आपका पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? जेनॉन, जो कि क्या है? आप सभी कहते हैं सर ये तो अक्रिय गैस तत्व है। जबकि आपका दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, तीसरा ऑप्शन है प्रोटॉन और चौथा ऑप्शन है न्यूट्रॉन। आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो परमाणु के उप परमाणु कण होते हैं, जबकि जेनॉन जो है वो उप परमाणु कण नहीं है। सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। ऑप्शन दिया हुआ है ज्वारीय बल, दूसरा ऑप्शन है विद्युत स्थैतिक बल, तीसरा ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल, चौथा ऑप्शन है नाभिकीय बल। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा जो प्रोटॉन पर आरोपित बल होता है उसे क्या कहा जाता है। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि किसी भी परमाणु की जब हम लोग बात करते हैं तो परमाणु के केंद्र में क्या होता है? नाभिक होता है। और इस नाभिक में कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। और नाभिक के चारों ओर क्या होता है? तो गुरुजी वृत्ताकार मार्ग होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। और इस कक्षा में कौन घूमते रहता है? तो आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि किसी भी परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन द्वारा जो प्रोटॉन पर आरोपित बल होता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको नाभिकीय बल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नाभिकीय बल बोला जाता है। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि नाभिकीय बल आपका किस प्रकार का बल है? तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये एक प्रकार का परबल बल है। ध्यान में रखेंगे, परबल बल को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग फोर्स कहते हैं। तो जब भी आपसे कोई ये पूछे कि ये बताओ कि नाभिकीय बल किस प्रकार का बल होता है, परबल बल है या फिर क्षीण बल है, तो आप क्या कहेंगे कि ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है, यानी कि परबल बल है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि नाभिकीय बल को ही क्या बोला जाता है? अति लघु परास बल बोला जाता है, या फिर अति लघु परासीय बल बोला जाता है। आप कहेंगे कि गुरुजी इसको अति लघु परासीय बल क्यों बोला जाता है? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि नाभिकीय बल जो है वो बहुत ही कम दूरी पे लगता है। आप कहेंगे सर कितना दूरी पे लगता है? तो ध्यान में रखिएगा कि जो नाभिकीय बल लगता है वो लगभग 10⁻⁻15 मीटर के दूरी पर लगता है। और ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि नाभिकीय बल का रेंज कितना होता है, परास कितना होता है। तो आप सभी क्या कहेंगे? 10⁻⁻15 मीटर। यहाँ पे आप रेंज लिख करके एरो डाल लेंगे कि नाभिकीय बल का जो रेंज होता है वो कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में ज्वारीय बल भी दिया हुआ है। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ज्वारीय बल को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? टाइडल फोर्स कहते हैं। ज्वारीय बल को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? टाइडल फोर्स कहते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि समुद्र में ज्वार भाटा के आने से जो बल उत्पन्न होता है, या समुद्र में ज्वार भाटा के उठने से जो बल उत्पन्न होता है, उसी को क्या बोला जाता है? ज्वारीय बल बोला जाता है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में विद्युत स्थैतिक बल भी है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, या फिर स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। ध्यान में रखिएगा कि जब दो चार्ज Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित रहता है, जब दो चार्ज Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित रहता है, तब इसके बीच जो बल लगता है उसको क्या कहा जाता है? स्थिर वैद्युत बल कहा जाता है, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है। और इसका परिमाण कितना होता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का परिमाण होता है K × Q1 × Q2 बटा r²। ध्यान में रखेंगे यहाँ पे K क्या है? कांस्टेंट है। और K का वैल्यू हम लोग कितना लेते हैं? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r लेते हैं। तो आप ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि स्थिर विद्युत बल जो है वो हमेशा किसके बीच लगेगा? तो दो स्थिर आवेश के बीच लगेगा। यानी कि जब दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित रहेगा, तब उसके बीच में जो बल उत्पन्न हो रहा होगा उसी को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में गुरुत्वाकर्षण बल भी दिया हुआ है। मेरे मित्र, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सबों को मालूम है कि दो द्रव्यमान युक्त ऑब्जेक्ट के बीच में जो बल लगता है उसी को क्या बोला जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल बोला जाता है। और ध्यान में रखिएगा कि गुरुत्वाकर्षण बल आपका एक प्रकार का कमजोर बल होता है, यानी कि क्षीण बल होता है।
आप कहेंगे हम कैसे फील करेंगे इसको? भाई मेरे, आपके बॉडी में भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा और आपका जो दोस्त होगा कोई, उसके बॉडी में भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, और जब दोनों दोस्त एक जगह पे बैठे हुए रहते हैं तब आप दोनों के बीच में भी क्या लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, लेकिन ये इतना कमज़ोर होता है, ये आपको फील ही नहीं होता है। तो आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो एक प्रकार का कमजोर बल है, क्षीण बल है, जबकि जो आपका नाभिकीय बल है वो क्या है? तो एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग फोर्स है, यानी कि मजबूत बल है, या आप कह सकते हैं प्रबल बल है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प कुछ निश्चित पदार्थों के अपवर्तक सूचकांक के सही आरोही क्रम को दर्शाता है, बाएं से दाएं। मेरे मित्र, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपके ऑप्शन में कुछ निश्चित पदार्थ दिए गए हैं और आपको ये बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन दिए गए पदार्थों के अपवर्तक सूचकांक के संबंध में सही आरोही क्रम है। आप कहेंगे सर पहले ये बताओ कि ये आरोही क्रम क्या होता है? कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सबों को मालूम है कि आरोही क्रम को ही हम लोग क्या कहते हैं? बढ़ते क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? बढ़ते क्रम कहते हैं, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि आपको किसके आधार पर बढ़ते क्रम को सजाना है? तो अपवर्तक सूचकांक के आधार पर सजाना है। आप कहेंगे अपवर्तक सूचकांक क्या होता है? भाई मेरे, इसी को हम लोग सरल शब्दों में अपवर्तनांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक भी कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, इसी को हम लोग इंग्लिश में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या लिखते हैं? RI लिखते हैं। RI इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? CV/CM होता है। CV क्या है? तो आप कहते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल है। क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल है। और ये आपका CM क्या है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी ये माध्यम में प्रकाश की चाल है। क्या है? माध्यम में प्रकाश की चाल है। मेरे मित्र, हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक बोला जाता है। क्या कहते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल को क्या बोला जाता है? अपवर्तनांक बोला जाता है, या फिर अपवर्तक सूचकांक बोला जाता है। ध्यान में रखेंगे कि आपको कुछ पदार्थों के अपवर्तक सूचकांक याद रखने होते हैं। ध्यान देंगे कि आपके ऑप्शन में कौन कौन सा पदार्थ है? तो सर सेंधा नमक है, और क्या है? तो बेंजीन है, और क्या है आपका? तो सर केरोसिन है, और क्या है? तो सर बर्फ है। ध्यान में रखिएगा कि सेंधा नमक का अपवर्तक सूचकांक या फिर अपवर्तनांक कितना होता है? तो इसका अपवर्तनांक होता है 1.54। सेंधा नमक का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.54। अगर आप लोगों को छोटा दिख रहा है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि सेंधा नमक का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.54। साथ ही जो बेंजीन है इसका अपवर्तनांक कितना होता है? 1.5 होता है। और जो आपका केरोसिन है इसका अपवर्तनांक कितना होता है? 1.44 होता है। और जो आपका बर्फ है इसका अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33 होता है। और साथ ही एक एक्स्ट्रा भी याद रखिएगा कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। कितना होता है? 2.42। खैर ये चीज़ मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया है याद रखने के लिए, क्योंकि आपके एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि हीरा का अपवर्तनांक निम्नलिखित में से कितना होता है? आप कहेंगे 2.42 होता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? ये जो आपका सेंधा नमक है, बेंजीन है, केरोसिन है, बर्फ है, इन सभी के अपवर्तनांक के आधार पर इसका एक सही आरोही क्रम क्या होगा? आप क्या कहेंगे कि गुरुजी आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। मतलब हम लोग क्या करते हैं? छोटा से बड़ा की ओर जाते हैं। तो आप यहाँ पे ये देखिए कि सबसे कम अपवर्तनांक आपको दिए गए पदार्थ में से किसका है? आप कहेंगे कि गुरुजी बर्फ का अपवर्तनांक 1.33 है, तो पहले क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर पहले बर्फ आएगा। इसके बाद किसका है? तो आप कहेंगे सर केरोसिन का है। तो फिर क्या आएगा सर? केरोसिन आएगा। इसके बाद क्या आएगा? आप कहेंगे सर इसके बाद जो है वो बेंजीन का अपवर्तनांक है। तो लीजिए हम लोग इसके बाद बेंजीन लिख दे रहे हैं। इसके बाद क्या आएगा? आप कहेंगे सेंधा नमक। क्या कहेंगे? सेंधा नमक। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपके ऑप्शन में जो चार पदार्थ दिए गए हैं, सेंधा नमक, बेंजीन, केरोसिन, बर्फ, इन सभी के अपवर्तक सूचकांक के आधार पर जो आरोही क्रम होगा वो क्या होगा? तो आप कहेंगे सर पहले बर्फ लिखाएगा, फिर केरोसिन, फिर बेंजीन, फिर सेंधा नमक। तो आप बताइए कि आपका ये क्रम आपके किस ऑप्शन में है? आप कहेंगे सर ये क्रम हमारे ऑप्शन नंबर 2 में है। आप बताइए सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा उत्तक पौधे को कठोर और दृढ़ बनाता है? ऑप्शन दिया हुआ है जाइलम, दूसरा ऑप्शन है स्केलेनकाइमा, तीसरा ऑप्शन है पेरेनकाइमा और चौथा ऑप्शन है कॉलेनकाइमा। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपके दिए गए ऑप्शन में से कौन सा उत्तक पौधे को दृढ़ और कठोर बनाता है? आप कहेंगे कि सर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मेरे मित्र, यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जब हम लोग प्लांट टिश्यू की बात करते हैं यानी कि पादप उत्तक की बात करते हैं तो हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जो प्लांट टिश्यू होता है ये होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विभोज्योतक उत्तक कहते हैं। और ये विभोज्योतक उत्तक भी होते हैं तीन प्रकार के। कौन कौन सा? तो एक होता है सर एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा होता है लेटरल मेरिस्टेम और तीसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और साथ ही प्लांट में आपका दूसरे प्रकार का जो टिश्यू होता है उसको बोला जाता है परमानेंट टिश्यू। क्या बोला जाता है? परमानेंट टिश्यू, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अस्थायी उत्तक कहते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि पौधे का जो अस्थायी उत्तक होता है ये भी होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला होता है आपका सरल अस्थायी उत्तक जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। और दूसरा होता है आपका जटिल अस्थायी उत्तक जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो गुरुजी जटिल अस्थायी उत्तक को इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, जटिल अस्थायी उत्तक आपका कौन सा होता है? तो जाइलम और फ्लोएम को क्या बोला जाता है? जटिल अस्थायी उत्तक बोला जाता है। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि सरल अस्थायी उत्तक भी तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला होता है पेरेनकाइमा जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग हिंदी में मृदु उत्तक कहते हैं। और दूसरा होता है आपका कॉलेनकाइमा जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, स्थूल कोण उत्तक कहते हैं। और तीसरा होता है आपका स्केलेनकाइमा जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, दृढ़ उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? दृढ़ उत्तक कहते हैं। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि ये जो आपका पेरेनकाइमा और कॉलेनकाइमा होता है ये दोनों ही जीवित कोशिकाओं से बना हुआ उत्तक होता है। जो आपका पेरेनकाइमा और कॉलेनकाइमा होता है दोनों ही जीवित कोशिकाओं से बना हुआ उत्तक होता है, जबकि जो स्केलेनकाइमा है ये मृत कोशिकाओं से बना हुआ उत्तक होता है। ये क्या होता है? मृत कोशिकाओं से बना हुआ उत्तक होता है। ध्यान दीजिएगा कि स्केलेनकाइमा को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, दृढ़ उत्तक कहते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि ये जो आपका स्केलेनकाइमा होता है यही पौधे में दृढ़ता लाता है और पौधे को क्या करता है, कठोर बनाता है। ध्यान में आप ये भी रखेंगे कि स्केलेनकाइमा की जो कोशिका भित्ति होती है वो लिग्निन नामक पदार्थों से बनी होती है। और ये लिग्निन क्या है, तो लिग्निन जो है वो एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है जो पौधे की कोशिकाओं में क्या करता है, सीमेंट जैसा दृढ़ता प्रदान करता है। यानी कि जो आपका स्केलेनकाइमा उत्तक होता है इसकी कोशिका भित्ति लिग्निन नामक पदार्थ से बनी होती है। और वो लिग्निन क्या कर रहा है, तो सर ये जो लिग्निन है ये स्केलेनकाइमा उत्तक में जो कोशिकाएं हैं उसको सीमेंट जैसी दृढ़ता प्रदान करता है। और इसीलिए आपका जो स्केलेनकाइमा उत्तक होता है ये पौधे को क्या करता है, कठोर और दृढ़ बनाता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा उत्तक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है, आप कहेंगे कि गुरुजी स्केलेनकाइमा जो है वो पौधे को क्या करता है, कठोर और दृढ़ बनाता है। आप बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो आपका पेरेनकाइमा है ये जीवित कोशिकाओं से बना होता है, कॉलेनकाइमा ये भी आपका जीवित कोशिकाओं से बना हुआ उत्तक है, जबकि स्केलेनकाइमा को क्या कहते हैं हम लोग हिंदी में, दृढ़ उत्तक कहते हैं। और ये क्या होता है, तो मृत कोशिकाओं से बना होता है। और ये जो आपका दृढ़ उत्तक है ये पौधे में क्या करता है, दृढ़ता लाता है और पौधे को क्या करता है, तो सर कठोर बनाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है। ऑप्शन दिया हुआ है भूमध्य रेखा पर, दूसरा ऑप्शन है उष्ण कटिबंधों पर, तीसरा ऑप्शन है उपोष्ण कटिबंधों पर और चौथा ऑप्शन है ध्रुवों पर। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि किसी भी वस्तु का भार आपके इन चारों ऑप्शन में से कहाँ पे सर्वाधिक होगा। मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी भार को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं और फार्मूला होता है W = mg। और हम लोग क्या कहते हैं कि किसी भी वस्तु का जो भार होता है वो किस पे निर्भर करता है, तो गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। आप सबों को ये भी मालूम है कि अगर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा तो वस्तु का भार भी बढ़ेगा, और अगर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा तो वस्तु का भार भी क्या होगा, घट जाएगा। और भाई मेरे आप सभी क्या कहते हो कि गुरुजी पृथ्वी तल पर
ध्रुवों पर जी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और साथ ही भूमध्य रेखा पर यानी कि इक्वेटर लाइन पर जी क्या होता है, तो आप कहते हैं मिनिमम होता है। मेरे मित्र, आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है, क्वेश्चन करा जा रहा है कि किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है। आप कह रहे हो कि गुरुजी वस्तु का भार गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड करता है, गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा भार भी बढ़ेगा, गुरुत्वीय त्वरण घटेगा भार भी घटेगा। फिर आप कह रहे हो कि पृथ्वी तल पर ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है, यानी कि ध्रुव पर जो किसी भी वस्तु का भार होगा वो क्या होगा, सर्वाधिक होगा। और फिर आप क्या कह रहे हो कि पृथ्वी तल पर भूमध्य रेखा पर जी का जो वैल्यू होता है वो मिनिमम होता है, यानी कि भूमध्य रेखा पर किसी भी वस्तु का भार क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर घट जाएगा, यानी कि न्यूनतम हो जाएगा। तो क्वेश्चन भी तो आपसे यही पूछा जा रहा है, तो आप बताइए कि सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और आप सभी ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे सरल शब्दों में कि किसी भी वस्तु का भार पृथ्वी के ध्रुव पर ज़्यादा होगा, जबकि भूमध्य रेखा पे क्या होगा, कम होगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है स्यूडोकोलम की उपस्थिति, दूसरा ऑप्शन है गल्फरों के द्वारा सांस लेना, तीसरा ऑप्शन है हड्डी या उपास्थि का अंतः कंकाल, और आपका चौथा ऑप्शन है सल्क का बही कंकाल। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो मत्स्य वर्ग की विशेषता नहीं है। आप कहेंगे सर पहले ये बताओ कि जो मत्स्य वर्ग है इसकी विशेषता क्या होती है। भाई मेरे, आप सभी ध्यान में रखना कि मत्स्य वर्ग को ही हम लोग इंग्लिश में फिशेज कहते हैं। क्या कहते हैं? फिशेज कहते हैं। और इस वर्ग के अंतर्गत जनरली किस प्रकार के जंतु आते हैं? आप कहेंगे सर जनरली नहीं, जितने भी मछली हैं वे सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो सर मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि मत्स्य वर्ग के अंतर्गत मछली आते हैं। ध्यान में रखेंगे कि मछली के शरीर के ऊपर में क्या होता है? तो सर चुइयाँ होता है, जिसको बायोलॉजिकली क्या बोला जाता है? सल्क बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? स्कल्स बोला जाता है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि मत्स्य वर्ग के जंतु का बाह्य कंकाल सल्क से ढका होता है। सल्क बोले तो स्केल्स से ढका होता है। और साथ ही आप क्या कहते हैं कि गुरुजी जितने भी मछली होते हैं उन सभी का जो आकार होता है वो नौकाकार होता है, यानी कि इस वर्ग के जो जंतु होते हैं या इस वर्ग के जंतु का आकार, जंतु के शरीर का आकार कैसा होता है? आप कहेंगे नौकाकार होता है। ध्यान में रखिएगा, नौकाकार को ही हम लोग इंग्लिश में स्ट्रीमलाइन कहते हैं। अच्छा, इसका शरीर जो है वो नौकाकार क्यों होता है? तो आप कहेंगे कि सर ये पानी में आसानी से तैर पाए, इसीलिए जितने भी मछली होते हैं उसका जो शरीर का आकार होता है वो कैसा होता है? स्ट्रीमलाइन होता है, यानी कि नौकाकार होता है। ध्यान में रखेंगे कि मछली जो है वो श्वसन की प्रक्रिया कहाँ से करता है? तो सर श्वसन जो है वो गलफरा से होता है। ध्यान में रखेंगे, गलफरा को ही हम लोग क्या कहते हैं? गिल्स कहते हैं। और साथ ही ध्यान में रखिएगा कि मत्स्य वर्ग के जो जंतु होते हैं उसका अंतः कंकाल, मछली में सर कांटा होता है ना, हाँ सर, उसी को अंतः कंकाल बोला जा रहा है। तो जो मत्स्य वर्ग के जंतु होते हैं उसका अंतः कंकाल अस्थि या उपास्थि का बना होता है। किसका बना होता है? अस्थि या उपास्थि का बना होता है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि जो मत्स्य वर्ग के जंतु होते हैं वो उसका जो ब्लड होता है वो कैसा होता है? तो सर ठंडा होता है, यानी कि ये शीत रक्तीय होते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी मत्स्य वर्ग के जो जंतु होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि मत्स्य वर्ग के जितने भी जंतु होंगे इसके हार्ट में कितने चैम्बर पाए जाएंगे? तो सर 2 चैम्बर पाए जाएंगे। कौन कौन सा? तो एक आलिंद और एक निलय पाया जाएगा। ध्यान में रखेंगे, जब भी आपसे ये पूछा जाएगा कि जो मत्स्य वर्ग के जंतु होते हैं उसका विशेषता क्या होता है, तो पहला आप क्या कहेंगे कि मत्स्य वर्ग के अंतर्गत सभी मछलियां आते हैं,
और मत्स्य वर्ग के जितने भी जंतु होते हैं इसके हार्ट में 2 चैम्बर होता है, एक आलिंद और एक निलय होता है। मत्स्य वर्ग के जंतु का बाह्य कंकाल सल्क से ढका हुआ रहता है। इस वर्ग के जंतु का शरीर जो है वो नौकाकार होता है, काहे? ताकि ये पानी में आसानी से तैर पाए। और फिर क्या कहेंगे कि मत्स्य वर्ग के जंतु में श्वसन गलफरा यानी गिल्स से होता है। श्वसन किससे होता है? गलफरा यानी कि गिल्स से होता है। और इसका जो अंतः कंकाल होता है यानी कि जो मछली का कांटा आप सभी कहते हैं वो क्या होता है? तो सर या तो अस्थि से बना होता है या फिर उपास्थि का बना होता है। और ये क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं यानी कि शीत रक्तीय होते हैं। क्वेश्चन क्या करा जा रहा है? क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है। आपका पहला ऑप्शन है कि स्यूडो कॉलम की उपस्थिति। मैंने आपको इतने सारे विशेषता में कहीं पे भी स्यूडो कॉलम का चर्चा नहीं करा है, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी मत्स्य वर्ग के जो जंतु होते हैं उसमें स्यूडो कॉलम उपस्थित नहीं होता है। आपका नेक्स्ट है गलफरों के द्वारा सांस लेना। आप कहेंगे सर बिल्कुल आपने यहाँ पे लिखा है, तो आपका दूसरा ऑप्शन तो सही है सर, मत्स्य वर्ग के विशेषता से संबंधित। आपका तीसरा ऑप्शन है हड्डी या उपास्थि का अंतः कंकाल। भाई मेरे हड्डी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अस्थि बोलते हैं। और ये चीज़ भी मैंने आपको बताया है कि मत्स्य वर्ग के जो जंतु होते हैं उसका अंतः कंकाल अस्थि या उपास्थि का बना होता है। फिर आपका चौथा ऑप्शन है कि सल्क का बाह्य कंकाल, मतलब क्या कि इसका जो बाह्य कंकाल होता है वो किससे ढका हुआ रहता है? तो सर सल्क से ढका हुआ रहता है, जिसको हम लोग स्केल्स कहते हैं। और आम बोलचाल के भाषा में क्या कहते हैं? तो सर इसी को मछली का चुइयां बोला जाता है। तो आप बताइए कि आपके इस चारों ऑप्शन में से कौन सा मत्स्य वर्ग की विशेषता नहीं है? आप कहेंगे सर इसमें स्यूडो कॉलम की उपस्थिति नहीं होती है। तो सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए ये जो स्यूडो कॉलम है ये किस संघ के जंतु में उपस्थित होता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका स्यूडो कॉलम है ये एक प्रकार का क्या होता है? तो फॉल्स सिलोम होता है, जो आपको किस संघ के जंतुओं में देखने को मिल जाएंगे? तो जो एस्केहेलमिन्थिस, जो आपका एस्केहेलमिन्थिस संघ के जंतु होते हैं उसमें आपको क्या देखने को मिलता है? तो सर स्यूडो कॉलम देखने को मिल जाता है। तो आप ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे कि स्यूडो कॉलम जो है वो किस संघ के जंतुओं में देखने को मिलता है? तो एस्केहेलमिन्थिस संघ के जो जंतु होते हैं उसमें स्यूडो कॉलम देखने को मिलता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा उत्तक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है? पहला ऑप्शन है भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। दूसरा ऑप्शन है भ्रूण को पोषण प्रदान करना। तीसरा ऑप्शन है भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना। और चौथा ऑप्शन है भ्रूण के सहायक के रूप में कार्य करना। बताइए क्या होगा इसका आंसर? आपसे कहा जा रहा है कि मनुष्यों में पाया जाने वाला प्लेसेंटा उत्तक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है? मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जो प्लेसेंटा होता है इसी को क्या बोला जाता है? गर्भनाल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गर्भनाल बोला जाता है। और इसका 2 मेन फंक्शन होता है। और 2 मेन फंक्शन में से पहला फंक्शन क्या होता है? तो सर जो भ्रूण होते हैं उससे ये अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। मतलब क्या कि भ्रूण से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना इसका पहला काम होता है। और साथ ही साथ माता के गर्भ में भ्रूण को पोषण प्रदान करना भी किसका काम होता है? तो इसी गर्भनाल का काम होता है। यानी कि ये क्या करता है? तो भ्रूण को पोषण भी प्रदान करता है, भ्रूण को पोषण भी प्रदान करता है। तो जब भी आपसे कोई ये पूछे कि ये बताओ कि प्लेसेंटा यानी कि गर्भनाल का मेन फंक्शन क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे कि ये भ्रूण से अपशिष्ट पदार्थ यानी कि जो वेस्टेज मटेरियल होते हैं उसको बाहर निकालता है और साथ ही माता के गर्भ में भ्रूण को पोषण भी प्रदान करता है। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि रक्त में शर्करा शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? ऑप्शन दिया हुआ है अग्नाशय, दूसरा ऑप्शन है पित्ताशय, तीसरा ऑप्शन है यकृत, चौथा ऑप्शन है गुर्दा। बताइए क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र ये चीज़ मैंने आपको पीछे के सेशन में कराया है और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा नीचे आप सभी कमेंट करके जरूर बताना। ये क्वेश्चन आप सबों के ऊपर होमवर्क के रूप में छोड़ रहा हूँ। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, क्या पूछा जा रहा है आपसे?
आपसे पूछा जा रहा है कि कॉन्स्टेंट डैश धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है। मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी बात करी जाएगी किसकी, कॉन्स्टेंट की, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे ये जो कॉन्स्टेंट है इसी को क्या बोला जाता है, यूरेका बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यूरेका बोला जाता है। और ये किसका मिश्र धातु होता है, तो सर ये कॉपर और निकेल का मिश्र धातु होता है। ध्यान में रखेंगे सर कि कॉन्स्टेंट में कॉपर का परसेंटेज कितना होता है, कॉपर का परसेंटेज 55% होता है और निकेल का कितना परसेंटेज होता है, 45% होता है। तो जहाँ भी आपको कॉन्स्टेंट लिखा हुआ दिखाई पड़े आप समझ जाना कि ये कॉपर और निकेल का मिश्र धातु है, जिसमें कॉपर 55% होता है और निकेल 45% होता है। कॉन्स्टेंट को ही क्या बोला जाता है, यूरेका बोला जाता है। आप बताओ कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि यदि किसी परिपथ से 6 मिनट में 0.6 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो इसमें प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा डैश होगी। ऑप्शन दिया हुआ है 36 कूलम, दूसरा ऑप्शन है 216 कूलम, तीसरा ऑप्शन है 60 कूलम और चौथा ऑप्शन है 360 कूलम। क्या होगा इसका आंसर। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि किसी विद्युत परिपथ से 6 मिनट में, यानी कि समय दे रखा है 6 मिनट, और क्या कहा जा रहा है कि 0.6 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो इसमें प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा डैश होगी। यानी कि आपका धारा कितना प्रवाहित हो रहा है, 0.6 एम्पियर। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इससे प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा क्या होगी, यानी कि Q इक्वल टू व्हाट। बताइए, ना बनेगा, आसानी से बन जाएगा। क्या कहेंगे कि गुरुजी Q इक्वल टू होता है IT। Q इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, IT, यानी कि आवेश इक्वल टू फार्मूला होता है विद्युत धारा गुना समय। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आपका टाइम है वो किस में दिया गया है, मिनट में दिया गया है। क्या करना होगा, सेकंड में चेंज करना होगा। तो क्या करेंगे, चला तो सर 6 को 60 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 360 सेकेंड हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि आपका विद्युत धारा कितना है, 0.6, समय कितना है 360। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 10। सर ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 के 36 होता है, 6 18 3 21, कितना कूलम हो जाएगा सर। आप कहेंगे सर 216 कूलम हो जाएगा। तो आप बताइए सही आंसर क्या होगा। आप सभी कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि जब एक गिलास पर रखे कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है न्यूटन का गति विषयक तीसरा नियम, दूसरा ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है जड़त्व का नियम और चौथा ऑप्शन है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। क्या होगा इसका आंसर। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, और यह कथन जो है वो किस नियम को व्याख्यायित कर रहा है, किस नियम को एक्सप्लेन कर रहा है। मेरे मित्र ध्यान देंगे, आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है, थोड़ा देर के लिए मान लो कि ये कोई ग्लास है और इस ग्लास पे क्या रखा हुआ है, एक कार्डबोर्ड रखा हुआ है, और इस कार्डबोर्ड के ऊपर में क्या रखा हुआ है, सिक्का रखा हुआ है। क्या कहा जा रहा है कि जब इस कार्डबोर्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो ये जो सिक्का है वो नीचे ग्लास में गिर जाता है। आपसे ये पूछा जा रहा है ये जो सिक्का नीचे ग्लास में गिर जा रहा है ये किस नियम की व्याख्या कर रहा है। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये जड़त्व के नियम की व्याख्या कर रहा है। किस नियम को व्याख्या कर रहा है, तो जड़त्व के नियम की व्याख्या कर रहा है। क्या है, तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी जड़त्व जो है वो किसी भी वस्तु का गुण होता है जो प्रारंभिक अवस्था के परिवर्तन का विरोध करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहना चाहता है, और अगर कोई वस्तु गतियावस्था में है तो वो गतियावस्था में ही रहना चाहता है। यानी कि कोई भी वस्तु अपने अवस्था परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो कार्डबोर्ड के ऊपर में सिक्का रखा हुआ रहता है वो तो स्थिर अवस्था में रहता है, लेकिन जैसे ही आप कार्डबोर्ड पे आप उंगली मारते हो कार्डबोर्ड क्या होता है, आगे बढ़ जाता है। लेकिन जो सिक्का है वो कार्डबोर्ड के हिसाब से अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर पाता है, वो क्या रहता है, तो सर स्थिर अवस्था में ही रहता है। इसीलिए क्या होता है, खटाक से ग्लास में गिर जाता है। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, यह कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है। तो आप क्या कहेंगे, जड़त्व के नियम को व्याख्यायित करता है, और इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
आप कहेंगे कि सर हमारे पहले ऑप्शन में न्यूटन का गति विषयक तीसरा नियम है। तो मेरे मित्र मैंने आपको कल भी बताया है कि जो न्यूटन का तृतीय नियम है वो क्या कहता है, हर एक एक्शन के अपोजिट में रिएक्शन होता है, यानी कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आप कहेंगे सर ऑप्शन में तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी है, कहने की कोई जरूरत नहीं है। ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, ये एक रूप से दूसरे रूप में सिर्फ और सिर्फ क्या किया जा सकता है, रूपांतरित किया जा सकता है। और यही क्या है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का नियम है। आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में तो संवेग संरक्षण का भी सिद्धांत है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि संवेग संरक्षण सिद्धांत कहता है कि टक्कर से पहले और टक्कर के बाद का जो कुल संवेग होता है वो नियत रहता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का डैश होता है। बताइए ना बनेगा। अगर ये क्वेश्चन भी नहीं बनेगा तो फिर इतना जो मैंने आपको न्यूमेरिकल करवाया है वो बेकार हो जाएगा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी भार जो है वो गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड करता है और चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। जाहिर सी बात है कि चंद्रमा पे जो किसी भी वस्तु का भार होगा वो पृथ्वी के भार का क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए डैश के घोल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं नींबू के रस, दूसरा ऑप्शन है बेकिंग सोडा, तीसरा ऑप्शन है दूध और चौथा ऑप्शन है सिरका। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि अगर आपको मधुमक्खी काट ले तब आप उस चीज़ को उपचार करने के लिए चारों ऑप्शन में से किसका उपयोग करेंगे? मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर मधुमक्खी आपको डसता है, मधुमक्खी क्या करता है सर, डंक मारता है, तो आपके बॉडी में वो फॉर्मिक अम्ल छोड़ जाता है। ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है क्या कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप क्या कहेंगे, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो मधुमक्खी जब डंक मारता है तो आपके बॉडी में क्या छोड़ जाता है, फॉर्मिक अम्ल छोड़ जाता है। और ये फॉर्मिक अम्ल क्या करता है, तो सर ये बहुत तेज दर्द देता है और जलन देता है। और इस तेज दर्द और जलन को कम करने के लिए क्या करना होगा? तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे अम्ल है और अम्ल की अम्लता को न्यूट्रल करने के लिए हमको क्षार की जरूरत होगी। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, इसीलिए आपको क्या कहा जाता है कि अगर आपके घर में बेकिंग सोडा है तो आप उसका घोल वहाँ पे लगा दो, तो क्या हो जाएगा, जो मधुमक्खी के काटने से आपको जलन हो रही है वो ठीक हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि जो NaHCO3 होता है, जिसको आप क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं, इसका घोल डालने से जो आपका फॉर्मिक अम्ल होता है वो क्या हो जाता है, तो सर न्यूट्रल हो जाता है। काहे? तो मैंने आपको कल बताया है कि NaHCO3 जो है वो क्या है, तो सर क्षार है। और जब अम्ल और क्षार रिएक्ट करता है तो क्या हो जाता है, आप कहते हैं सर न्यूट्रल, यानी कि उदासीन हो जाता है। और ध्यान में रखिएगा कि जो आपका NaHCO3 है इसका pH वैल्यू कितना होता है, 8.3 होता है। और एक और चीज़ ध्यान में रखेंगे कि फॉर्मिक अम्ल को ही क्या बोला जाता है, मेथोनोइक अम्ल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मेथोनोइक अम्ल बोला जाता है। तो जब भी आपको मधुमक्खी काटेगा तो अगर आपके घर में बेकिंग सोडा होगा तो उसका घोल उस काटने वाले जगह पे लगा देंगे, तो जो मधुमक्खी काटने का जलन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए डैश के घोल का उपयोग किया जाता है, आप कहेंगे बेकिंग सोडा के घोल का उपयोग किया जाता है। तो आप बताइए सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इस टाइप का प्रश्न अगर आपको दोबारा दे दिया जाए, मेरे ख्याल से आप उसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।